प्रदूषण भी कहते हैं, मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं और इंग्लिश में सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिट्टी आखिर होती क्या है। तो जो मृदा है, इस शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश में तो उसको सॉइल कहते हैं और सॉइल जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। ठीक है, तो मृदा की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सोलम से हुई है। अब मृदा के जो निर्माण में तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, दूसरा है ह्यूमस या इसको कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव। तो ह्यूमस यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सबके बारे में तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। तो ये कार्बनिक पदार्थ वो है जो पहले से जो मिट्टी होती है उसमें जब जीव जंतु या जो पेड़ पौधे हैं या कई प्रकार की ऐसी चीजें जो सड़ गल जाती हैं और मिल जाती हैं इसी में, तो वो जो मिट्टी तैयार होती है वो काफी उपजाऊ होती है। तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी में एक अलग प्रकार की नमी भी आ जाती है जो मिट्टी की उपजाऊ या उर्वरता को बढ़ाती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी मृदा की जानकारी। हमारा यह टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो साफ साफ लग रहा है कि जैसे हम वायु, जल और ध्वनि के बारे में पढ़ते थे कि कुछ भी असंतुलन की स्थिति जब पैदा होती है तो वो प्रदूषण कहलाती है। पहली बात तो ये, जब कोई असंतुलन आएगा तो वो प्रदूषण ही होगा। अब यहाँ पर मृदा प्रदूषण है तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी है उसमें कुछ जो है असंतुलन की स्थिति जरूर पैदा हो रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या है कि भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछित परिवर्तन। अब परिवर्तन भी तो कैसा, असंतुलन। जो परिवर्तन है वो अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है और खराब भी। अवांछित का मतलब कोई परिवर्तन जो उसमें खराबी पैदा कर दे, है ना। तो जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़ता है या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, तो वो भू प्रदूषण कहलाता है। खनिज कार्बनिक पदार्थ जैसे गैसें एवं जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जाहिर सी बात है सभी चीजें एक निश्चित अनुपात में प्रकृति ने बनाई है, लेकिन जब इन भौतिक एवं रासायनिक में जब ये जो क्वालिटी होती है इन सब की, तो इसमें जब भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता में कमी आती है तो यही मृदा में प्रदूषण का कारण बन जाता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण के बारे में आप समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि कारण क्या क्या है। भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोशन, मतलब जो जमीन है उसका कहीं ना कहीं उसकी जो परत है वो गायब हो रही है ऊपर से। अब ऊपर की परत है वो इम्पोर्टेंट तो होती है, तो कैसे गायब हो रही है वो देखते हैं कि भूक्षरण मृदा का भयानक शत्रु है। भूक्षरण द्वारा कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाती है, जबकि 6 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी की एक परत के निर्माण में लगभग 2400 वर्ष लग जाते हैं। आश्चर्य वाली बात है, 6 सेंटीमीटर गहरी जो परत होती है उसका निर्माण होने में 2400 वर्ष लगते हैं, लेकिन जब क्षरण होता है तो इतनी तेजी से होता है कि उसमें शायद कुछ ही सालों में सब कुछ बिखर जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत भयानक स्थिति है कि 2400 वर्ष जिस चीज में लग गए वो हमारे सामने गायब हो रही है इतनी जल्दी जल्दी। दूसरा पॉइंट है कृषि द्वारा मृदा प्रदूषण। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से भारत के लिए तो जाहिर सी बात है। तो ये जो खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता, अब जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें खाना ज्यादा चाहिए, और जब परिवार बड़े होते हैं, जो किसान है वो एक लिमिटेड जमीन पर कृषि कर रहा है, थोड़ी सी जमीन पर कृषि कर रहा है, तो उसको लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करेंगे तो हमारे परिवार को आसानी होगी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो हम ज्यादा अन्न उत्पादन पे बल देते हैं। इससे होता क्या है, जो जमीन है उसकी उर्वरता शक्ति खत्म होने लगती है, जो उपजाऊपन है जमीन में वो खत्म होने लगता है। तो हम फ्यूचर ना देख के वर्तमान देखते हैं और वर्तमान में उसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड। इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कृत्रिम उर्वरक भी कहते हैं, जो भी रासायनिक चीजें हम प्रयोग करते हैं ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने के लिए, तो उसे कीटनाशक और कृत्रिम उर्वरक जो है
ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे भी मृदा में रासायनिक तत्व घुल मिल जाते हैं, दिक्कत आने लगती है। तो ये देखते हैं क्या लिखा है। यद्यपि कीटनाशक का रासायनिक खाद फसल उत्पादन वृद्धि में सहयोग देते हैं, है ना? सहयोग तो देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मृदा में जमाव से इनकी वृद्धि होने लगती है और सूक्ष्म जीवों का विनाश होने लगता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यही जो हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है, इसमें उर्वरता शक्ति को टाइम टू टाइम रेगुलेट करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब उस पे कीटनाशक गिरता है तो कहीं न कहीं वो जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। तो मृदा तापमान में वृद्धि से मृदा की गुणवत्ता भी नष्ट होने लगती है। तो जब कीटनाशक पड़ेगा तो क्या होगा? कहीं न कहीं रासायनिक क्रिया हुई होंगी, उससे तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो जो धरती में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खनिज लवण हैं, जीवाणु, विषाणु जो भी बैक्टीरिया हैं, ये सब खत्म होने लगेंगे और ज़मीन की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाएगी। अगला जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब वेस्टेज, जो भी कूड़ा निकलता है हमारे घर से। तो घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे सीसा, तांबा, पारा, प्लास्टिक, कागज, ये सारी चीज़ें मृदा में मिलकर इसे दूषित कर देते हैं। प्लास्टिक तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्लास्टिक आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कोशिश करिए कि इसका यूज़ कम से कम हो। मतलब इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बचा सकते हैं तो प्लास्टिक को अपने घर में कोशिश करिए कम से कम लाइए। अगर उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको मिल सकता है तो उसका प्रयोग करिए, ठीक है? तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारे पर्यावरण के लिए, जिसका प्रयोग हो रहा है तो ज़मीन तो नष्ट हो ही रही है, उर्वरा शक्ति है वो भी कहीं न कहीं समाप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ खतरनाक है। तो ये भी एक मृदा प्रदूषण का बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। वनोन्मूलन द्वारा मतलब वनों का विनाश करके भी प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है। किसका? भू प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या है कि वन मृदा निर्माण में जैविक तत्व प्रदान करते हैं और भू क्षरण को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो जमीन कटती है ना, उसको रोकते हैं, बाढ़ नहीं आने पाती। तो वन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन क्षेत्रों में वनों का विनाश बड़े स्तर पर हुआ है, वहां मृदा के जैविकीय गुण समाप्त होते जा रहे हैं। अगला है अधिक सिंचाई द्वारा कृषि में सिंचाई की नहरों का अधिक महत्व है, लेकिन कृषि के लिए वरदान देने वाली नदियां या नहरें ही अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। जब ज़्यादा सिंचाई होगी, हमें ज़्यादा चाहिए सब कुछ, तो क्या है, ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। इससे भी भूक्षरण की स्थिति पैदा होने लगती है और भूक्षरण होगा तो कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति पर पूरा पूरा गलत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो ये सारे आपके कारण बताते हैं कि ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, जिससे हमारे मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। एक और, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलों की रेत हवा के साथ उड़कर जाती है और दूर तक उर्वरक भूमि पर बिछ जाती है, और इस प्रकार बलुई धूल के फैलाव से मरुस्थलों का विस्तार होता है, और इस प्रकार धूल उर्वरा भूमि का विनाश करके उत्पादकता को घटाती है। मतलब जो रेगिस्तान के पहाड़ हैं, उसमें जो बालू है या रेत है, जो भी है, तो ये जब आंधी आती है तो उड़ती है। जब उड़ के जाती है तो जो उस प्रकार के खेत हैं जिन पे फसलें लगी हुई हैं, तो उन पर जब गिरती है तो क्या होता है कि उनकी भी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये तो एक प्राकृतिक कारण है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भूमि प्रदूषण है उसका कोई प्राकृतिक कारण बता सकते हैं? भाई, कृत्रिम तो अभी तक बात चल ही रही थी, जो हम लोग कर रहे हैं, मनुष्य जो है कारण बना रहा है भूमि प्रदूषण का। लेकिन ये मरुस्थलीकरण जो है, ये प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण जो है, इसको रोका नहीं जा सकता, अपने हाथ में नहीं है। भले आप थोड़ा बहुत उस पर प्रयास कर लीजिए, लेकिन प्रकृति जो चाहती है वो करती है। तो मरुस्थलीकरण प्राकृतिक कारण है भू प्रदूषण का। ठीक है। अब आते हैं कि मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या चीज है, साइड इफेक्ट। तो भू प्रदूषण अन्य प्रकार के प्रदूषणों का भी कारक है, विशेषकर वायु और जल प्रदूषण। मतलब अगर भू प्रदूषण होगा तो वायु और जल प्रदूषण तो ऑटोमेटिक होने ही लगेगा। कूड़ा करकट सड़ने गलने से अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, दुर्गंध निकलती है, जो चारों ओर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। भू प्रदूषण का विपरीत प्रभाव भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है, विशेषकर औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा, यानी कि
जो इंडस्ट्रियलीज वेस्ट होता है उसके द्वारा, क्योंकि उसमें अनेक अघुलनशील और हानिकारक तत्व होते हैं। कूड़ा करकट के कारण अनेक बीमारियों को फैलाने वाले जीवाणुओं का जन्म हो जाता है, जिसमें टीबी है, मलेरिया, हैजा, पेचिस, आंखों का जो रोग होता है आदि बीमारियों का जन्म होने लगता है। तो ये तो मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव थे। तो आप जानते हैं कि भूमि प्रदूषण को कैसे रोकें। तो सबसे पहला है भूमि संरक्षण, लैंड कंजर्वेशन, है ना। लैंड कंजर्वेशन, भूमि का संरक्षण करना है। तो मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, बल्कि भूमि प्रदूषण को रोकने का भी प्रयास किया जाता है। अब मिट्टी संरक्षण को किस किस प्रकार से रोका जा सकता है, मतलब व्यवस्थित किया जा सकता है, जैविक पद्धति और यांत्रिक पद्धति। तो जैविक पद्धति में फसल संबंधी हो सकता है और वन संबंधी हो सकता है। फसल में क्या होगा, फसल रोटेशन। आइए जानते हैं फसल रोटेशन क्या चीज है। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित समय में भूमि में एक ही भाग पर लगातार फसल को बदलते रहना। मतलब अगर आपका कोई खेत है और उसमें गन्ना लगा हुआ है, तो अगली बार आप प्रयास करिए कि हम उसमें धान लगाएंगे या गेहूं लगाएंगे, या कोई अन्य प्रकार की सब्जी का उत्पादन कर लेंगे, केले के खेती कर लेंगे। मतलब हमें एक रोटेशन पे बदलते रहना चाहिए फसलों को। इससे क्या होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो एक फसल के बाद तुरंत दूसरी फसल उगा दी जाती है ताकि मिट्टी खुली रह के खराब ना हो। मतलब कोई ना कोई फसल उसमें लगाई जाए, लेकिन बदल कर वही फसल नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है उर्वरकों का प्रयोग। गोबर की खाद, हरी खाद और अन्य जैविक खादों का उपयोग करके मिट्टी के क्षरण को कम करता है। तो ये भी एक प्रकार का उर्वरक वो प्रयोग करिए जो जैविक खेती वाले हों। और है वन आरोपण, ये वन वाला है। तो मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए वन बहुत उपयोगी, भी हमने बात की थी। वन उन्मूलन मतलब वनों का जो नाश हो रहा है वो भी कहते हैं भूमि प्रदूषण में अपना योगदान दे रहा है। तो इसके अंतर्गत दो कार्य आते हैं। सबसे पहले मिट्टी की उर्वरता और पकड़ को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में वनों विकसित करने होंगे। इससे बारिश के पानी और हवा द्वारा मिट्टी क्षरण कम हो जाता है। मतलब हमें जहाँ पर वन नहीं है वहां पर भी प्रयास करना चाहिए कि वन बनाए जाए नए तरीके के, नए क्षेत्रों में। वन अब तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ पर आदमी रहने लगता है वहां पर वन तो लगाना बहुत ही, पेड़ लग जाते हैं वही बहुत बड़ी बात है। वन का मतलब जहाँ कई सारे पेड़ हों। तो नई जगह में वनों का विकास किया जाना चाहिए जहाँ अत्यधिक प्रदूषण, अत्यधिक मात्रा में पशुओं को चारा खिलाया जाता हो और मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ भी सब देखने को मिल रहा है, हम वहाँ वनों को लगाएं। वन का एक समझ लीजिए, अगर कोई बहुत बड़ा शहर है तो हम कहीं ना कहीं इसमें पार्क का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कई प्रकार के हम पेड़ लगा सकते हैं, है ना। यांत्रिक पद्धति, कोई बहुत बड़ी जो है पद्धति है, लेकिन इसके लिए जो है कोई नॉर्मल व्यक्ति या आम आदमी काम नहीं कर सकता, ये बड़े लेवल पे ही हो सकता है। तो ये क्या है, क्योंकि अपेक्षाकृत महंगी है। क्या, नंबर एक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बांध बनाना। ढलानों के ऊपर स्थित बांध अत्यधिक ढलान वाली जगह में क्षरण को रोकते हैं। तो बांध बनाना आम आदमी के बस का नहीं है, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। तो ये एक प्रकार की यांत्रिक पद्धति होगी। जैविक खेती द्वारा भी जो है भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो मिट्टी प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है। जैविक खेती में होता क्या है, जैविक खेती में हम उन खाद का प्रयोग करते हैं जो जैविक रूप में पाई जाती है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, पेड़ पौधे से जो कूड़ा कचरा बन जाता है उसकी खाद बन जाती है। तो कई प्रकार की वो खाद जो जैविक प्रकार से हमें मिलती है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि जैविक खेती होती क्या है। तो खेती की वो पद्धति जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को भी कायम करते हुए भूमि जल वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है, और इस पद्धति में रसायनों का उपयोग कम से कम होता है। ठीक है, और आजकल जो खेती हो रही है उसमें सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। तो वो उपयोग जब हम कम करेंगे तभी एक हमारा जो भविष्य है खेती के लिए वो उज्जवल हो सकता है। तो वो उज्जवल कैसे हो सकता है, जैविक खेती करके। भूमि प्रदूषण पे नियंत्रण करने के उपाय या इसको दूर करने के उपाय, कचरे के संग्रह और निपटान के लिए कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। कचरा कहाँ है,
आजकल देखिए कि कचरा जो है हर मोह अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो कहीं न कहीं वो इस तरीके से पड़ा होता है कि और चारों तरफ वो फैल जाता है। हवा चलती है, वही कचरा आपके चारों तरफ घरों में आस-पास आपको उड़-उड़ के मिलता रहेगा। तो उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जैसे अ, घर बनाए जाते हैं उसी तरीके के कूड़ा घर होना चाहिए जो चारों तरफ से ढका हुआ हो, है ना? और उसको कैसे खत्म करना है उसकी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि मृदा क्षरण को रोकने के लिए अधिक से अधिक हरी घास लगाई जानी चाहिए थी। जब ज़मीन खाली होगी तो उसमें क्या होगा, धूल आएगी, धूल उड़ेगी तो उससे भी मृदा क्षरण बढ़ेगा। तो वहाँ पे हरी घास लगाने का प्रयास करना चाहिए। रास्ते पर प्लास्टिक की थैलियाँ आदि ना फेंकें। इस पे तो मैंने आपसे काफ़ी अनुरोध किया है, इसका कोशिश करिए कि कम से कम यूज़ करिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ, हरियाली संयंत्र और नदी में कचरे के प्रवाह को रोकें। जो नदियों में कचरा फेंक दिया जाता है ना कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको नदी में प्रवाह कर दो। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा हम लोग अपने आपको थोड़ा वैज्ञानिक बनाते हुए सोचें कि नदियों में कचरा फेंकेंगे तो ये भी एक प्रकार का पॉल्यूशन है जो हम पर ही उल्टा प्रभाव दिखाएगा, ठीक है? तो नदियों को बचाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा